नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, देश और प्रदेश स्तर की राजनीति में बहुत तेजी से बड़े बदलाव हो रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक खबर है ईडी की छापेमारी की। झारखंड में आज 2 जगहों पर ईडी की छापेमारी हुई, रांची और सरायकेला खरसावां के आदित्यपुर में। और हमें जो जानकारी मिली है, इस छापेमारी में कई महत्वपूर्ण सुराग, कैश बरामद हुए हैं। दरअसल पहले बात आदित्यपुर की कर लेते हैं। आदित्यपुर में मोटल मधुबन में ये छापा मारा गया और वहाँ के मालिक हैं सनोज जी। सनोज और उनके मैनेजर से ईडी की टीम पूछताछ कर रही है। आरोप ये है कि बड़े अधिकारियों के पैसे इस होटल में लगे हुए हैं, मोटल मधुबन में, और वो अधिकारी कौन है इसके बारे में अभी खुलासा नहीं हो सका है, लेकिन छत्तीसगढ़ के सबसे चर्चित अधिकारियों में से उनका नाम आता है। आज इसी सिलसिले में छत्तीसगढ़ में भी कई जगहों पर ईडी की छापेमारी हुई और उस छापेमारी में भी कई चीजें बरामद हुई और तार सीधे सीधे झारखंड से जुड़े हैं। ये तो ईडी की छापेमारी की कहानी थी। अब आते हैं राजनीति की कहानी पर। बड़ी खबर यह है कि मोदी मंत्रिमंडल में तय हो गया है कि क्या क्या बदलेगा। 4 कैबिनेट मंत्री, 8 राज्य मंत्री इस मोदी कैबिनेट के फेरबदल में बाहर होने जा रहे हैं। 4 कैबिनेट और 8 राज्य मंत्री, 4 नए चेहरों को जगह मिलनी है। इन 4 नए चेहरों में से एक दक्षिण भारत का चेहरा है। और एक जानकारी यह भी है कि संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होकर 6 अप्रैल तक चलेगा। 27 दिनों तक यह बजट सेशन होगा। 1 फरवरी को वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे। मतलब यह है कि 31 जनवरी से अगर संसद का बजट सत्र होना है तो उसके पहले, काफ़ी पहले मंत्रिमंडल में सारा फेरबदल खत्म कर लिया जाएगा। जिसको जहां मिलना है वो सारी चीज़ें उससे बहुत पहले क्लियर कर ली जानी है। अब आते हैं राजनीति पर। राष्ट्रीय राजनीति की सबसे बड़ी खबर यह है कि आपको पता होगा कि कांग्रेस की ओर से एक चिट्ठी भेजी गई है और वो चिट्ठी है विपक्षी दलों को। और चिट्ठी में 30 जनवरी को जब भारत जोड़ो यात्रा समाप्त होनी है तो श्रीनगर में सभी दलों के नेता एक मंच पर एक जगह इकट्ठे होंगे। लेकिन उस चिट्ठी में साफ साफ ये है कि किन्हें नहीं भेजी गई, किन्हें नहीं आना है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को चिट्ठी नहीं भेजी गई, तेलंगाना राष्ट्र समिति को चिट्ठी नहीं भेजी गई, उड़ीसा के नवीन पटनायक को चिट्ठी नहीं भेजी गई, आंध्र प्रदेश के जगन मोहन रेड्डी की पार्टी को चिट्ठी नहीं भेजी गई, पंजाब में शिरोमणि अकाली दल को चिट्ठी नहीं भेजी गई। तो कुल मिलाकर केजरीवाल को चिट्ठी नहीं भेजी गई। ऐसे में कई लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि अगर कांग्रेस की ये पोजीशनिंग 2024 को दिखाने के लिए है तो जिन राज्यों में चिट्ठी नहीं भेजी गई वहां सीटों की आप गणना कर ले। क्या कांग्रेस उन सब को छोड़कर जो बाकी बचे राज्य हैं जिन्हें चिट्ठियां भेजी गई है, जिन्हें कांग्रेस अपने साथ रखना चाहती है, वो सारे मिलकर इतनी सीटें पे लड़ने में सक्षम है कि अगली सरकार बना सके? बड़ा सवाल है। आप पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पंजाब सहित दिल्ली, बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां के बड़े क्षेत्रीय पार्टियों को चिट्ठियां नहीं भेजी गई है। उन सब को जोड़ लेंगे तो सीटों की संख्या हो जाती है करीब करीब 100। तो 100 सीटों को तो कांग्रेस ने पहले ही छोड़ दिया। खैर, राजनीति है, उनकी अपनी रणनीति होगी। अब आते हैं प्रदेश स्तर पर। झारखंड में 2 बातों की चर्चा है। पहली चर्चा ये कि रामगढ़ उपचुनाव में क्या होने जा रहा है। तो सबसे पहले हम आपको आज खबर बता देते हैं कि रामगढ़ उपचुनाव में कांग्रेस की ओर से बजरंग महतो का टिकट मिलना करीब करीब तय है। कांग्रेस के पुख्ता सूत्र बताते हैं कि उन्हें टिकट देने पर लगभग फैसला हो चुका है। आधिकारिक ऐलान कब हो इसके बारे में नहीं कहा जा सकता। अगर एनडीए की बात करें तो चंद्र प्रकाश चौधरी की पत्नी सुनीता चौधरी, पिछली बार भी वो चुनाव लड़ी थी, इस बार भी एनडीए से उन्हें उम्मीदवार बनाए जाने की संभावना है। हालांकि मैंने आजसू और भाजपा दोनों की ओर से टटोला तो दोनों का ये कहना था कि पार्टी डिसाइड करेगी
कि किसे टिकट मिलेगा, लेकिन सुनीता चौधरी बनाम बजरंग महतो रामगढ़ का उपचुनाव होने जा रहा है। एक और कैंडिडेट थे जिस आंदोलन की वजह से कांग्रेस की निवर्तमान विधायक ममता देवी जेल में हैं, उसी आंदोलन की वजह से भाजपा के नेता राजीव जायसवाल भी जेल में हैं। और राजीव जायसवाल की पत्नी सिमरन मैदान में ताल ठोक रही थी कि हम भी चुनाव लड़ेंगे। आज बाबूलाल मरांडी हजारीबाग के दौरे पे थे, वो हजारीबाग सेंट्रल जेल पहुंचे, उन्होंने राजीव जायसवाल से मुलाकात की। इसके बाद की कहानी आप खुद समझ सकते हैं कि ये मुलाकात किस सिलसिले में हुई होगी। अंदाज़ा लगा रहे हैं, ये अंदाज़ा ये है कि राजीव जायसवाल की पत्नी शायद विड्रॉ कर जाए और मुकाबला सिर्फ दो के बीच रहे, सुनीता चौधरी बनाम बजरंग महतो। अगर ऐसा हुआ तो रामगढ़ का चुनावी मुकाबला बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि पिछली बार ममता देवी 22,000 के आसपास वोट से जीती थी, लेकिन भाजपा के कंटू बाबू ने 30,000 वोट काट लिया था। उस वक्त भाजपा आजसू में गठबंधन नहीं था। इस बात को ध्यान में रखना होगा। दूसरी खबर राजनीति से है, लेकिन सामाजिक पहलू ज्यादा है। झारखंड में एक तबका ऐसी राजनीति कर रहा है, वो है बांटने की राजनीति, तोड़ने की राजनीति। झारखंडी को गैर झारखंडी से बांट दो, भाषा भाषा में बांट दो, आदिवासी को गैर आदिवासी से बांट दो, जैन को आदिवासी से बांट दो। पता नहीं झारखंडी समाज के कुर्मी को आदिवासी से बांट दो। और इस बांटो वाली राजनीति के कुछ चेहरे हैं, वो चेहरे उनको शायद मुख्यधारा की मीडिया में जगह नहीं मिलती। न झामो उनको वैल्यू देता है, न कांग्रेस, न भाजपा, न आजसू, लेकिन वो अपने आप में न्यूज़ में जरूर रहते हैं। और एक वैसे ही चेहरे हैं लॉबिन हेम्ब्रम, झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक हैं, आजकल पार्टी के खिलाफ बयान ज़्यादा देते हैं। उन्होंने पारसनाथ में कुछ ऐसे आपत्तिजनक बयान दिए हैं जैन मुनियों के विषय में, जिन्हें हम नहीं बताएंगे, आप खुद सुन लें। गुरु पारसनाथ पहाड़, ये लंका घूरने वाला नुकुड़ को तो लाजा भी ना तकुआ, कोई शर्म है? अरे लंका घूरो तो लंका बैठे रहो एक जगह, और कपड़ा नहीं है तो एक बिट्टा कपड़ा हम खरीद के दे देते हैं, कभी इज्जत तो बचाओ। और आज मैं बता दे रहा हूं ये जैन मुनियों को, कान खोल के सुन लो, अगर नंगे घूमोगे आदिवासी गांव में, सीधे सीधे। लॉबिन हेम्ब्रम के इस बयान के बाद क्या आपको लगता है कि किसी को गाली देने से कोई वोट बैंक एकजुट होता है? क्या झारखंड के जो आदिवासी हैं, मूलवासी नहीं समझते कि तुम हमारे लिए क्या करने वाले हो ये बताओ, तुम दूसरों को गाली देकर हमें एकजुट करने की कोशिश मत करो। दूसरी महत्वपूर्ण बात, झारखंड की 4 मुख्य समस्याओं को ले लीजिए, पलायन, बेरोजगारी, विकास, कोई भी आप मुख्य समस्या, इनमें से किस समस्या को इन लोगों ने आज तक एड्रेस किया है? नियोजन नीति 3 साल से ढुलमुल है, लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है, बेरोजगार दर दर के ठोकरे खाते चल रहे हैं, सड़कों पर युवा हैं। लेकिन लॉबिन हेम्ब्रम इस बारे में खामोश रहे। विकास की बात कीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या हाल है, इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है इस राज्य में, कुछ बड़ा प्रोजेक्ट पे काम नहीं हो रहा है, छोटे छोटे टोकनिज्म हो रहे हैं, किसी को परवाह नहीं। दूसरे राज्यों की ओर देखिए, वो कहां जा रहे हैं, किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, हम अपने राज्य को किस दिशा में ले जा रहे हैं, यह देखना होगा। अब आते हैं बिहार की ओर। बिहार में भी राजनीतिक हालात कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं है। वहाँ 1 महीने में 4-4 बार लाठीचार्ज हो जाती है। कभी किसानों पे लाठियाँ बरस रही हैं बक्सर में,
पटना में छात्रों पर लाठियां बरस रही हैं। महागठबंधन के दलों में सब कुछ ठीक नहीं है। कोई रामायण को गाली दे रहा है, कोई रामचरितमानस के बारे में क्या कुछ कह रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री खामोश हैं। कोई मुख्यमंत्री को शिखंडी कह दे रहा है। सरकार चल रही है बिहार और झारखंड दोनों में, नैरेटिव गलत हो रहा है। यहां हमें अपने राज्य को कहां ले जाना है, कैसा बनेगा, इसके बारे में खुले मंच से चर्चा नहीं हो रही है। चर्चा हो रही है तो किसको भगा देना है, किसको मार देना है, कौन जैन मुनि कैसे हैं, रामचरितमानस कैसा है। और ये जानबूझकर किया जा रहा है। जानबूझकर इसलिए किया जा रहा है कि दिखाने और बताने को काम नहीं है। जब नेताओं के पास काम नहीं होते तो वो इसी तरह लोगों को भटकाते हैं। नमस्कार।